बल्कि अंधे के हाथ बटेर लगी है, बटेर। और बटेर भी केवल एक ही बार हाथ रख सकती है, बार बार नहीं लगती। यूं तो कभी कभी गुल्ली डंडे के खेल में अंधाधुंध निशाना पड़ जाता है, लेकिन इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिलाड़ी तो वो है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए। मेरे फेल हो जाने पर मत जाओ, मेरे दर्जे में आओगी ना तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास याद करना पड़ेगा। बादशाहों का नाम याद रखना आसान समझते हो क्या? 8 तो हेनरी गुजरे हैं, कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ ये याद करना आसान है। हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वें का नाम लिख दिया तो सब नंबर गायब, सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी। अरे हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम, कोड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन नवाबों को तो नाम भी ना जुड़ते थे, एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चारम, पंचम लगाते चले गए। अरे अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। और ये ज्योमेट्री तो बस खुदा की बना। कहते ABC की जगह ACB लिख दिया तो सब नंबर गायब। कोई इन निर्दयी मोहम्मद हिनू से नहीं पूछता कि आखिर ABC और ACB में क्या फर्क है। क्यों व्यर्थ की बात के लिए हम छात्रों का खून करते हो? अरे दाल भात रोटी या बातदार रोटी खाई, इसमें क्या रखा है? खाई तो, मगर नहीं। इन परीक्षकों को क्या परवाह, वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है और चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख छोड़ा है। आखिर इन बेसिर पैर की बातों को पढ़ने से क्या लाभ? अब कहते हैं कि इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना हो जाएगा। पूछिए इससे प्रयोजन, दुगना नहीं चुगना हो जाए मेरी बला से। मगर नहीं, परीक्षा में पास होना है तो ये सब खुराफात याद करनी पड़ेगी। अब कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अब आप कापी सामने खोले, कलम हाथ में लिए बैठे, उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत ही अच्छी चीज होती है। इससे आदमी के जीवन में संयम आने लगता है, दूसरों का उस पर स्नेह होने लगता है, कारोबार में उन्नति होने लगती है। अरे इस जरा सी बात करिए, 4 पन्ने क्यों लिखे? जो बात एक वाक्य में कही जा सके उसे 4 पन्नों में लिखने की जरूरत ही क्या है? मैं तो इसे समय की हिमायत कहता हूँ। ये समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए। अरे हम तो चाहते हैं कि आदमी को जो कुछ कहना हो साफ साफ कहे और अपनी राह ले, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे और चाहे जैसे मर्जी रंगिए। पन्ने भी कैसे? पूरे फुल के प्रकार के। अरे ये हम छात्रों पर अत्याचार नहीं तो क्या है? अनर्थ तो ये है कि ऊपर से कह दिया जाता है कि संक्षेप में लिखो। समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। क्या कहा मैंने? छोटू कहां खो गए हो? क्या कहा मैंने? समय की पाबंदी। आगे संक्षेप में। ध्यान दो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने हुए, नहीं तो ये ससुरे 100-200 पन्ने लिखवाते। अरे तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी चलिए। उल्टी बात है या नहीं? छोटा बालक भी इतनी सी बात समझ सकता है, मगर इन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं। और ऊपर से दावा है कि भैया हम तो अध्यापक हैं जी, मेरे दर्जे में आओगे ना लाला तो ये सब पापड़ बेलने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हें आटे दाल का बाप मालूम पड़ेगा। इस साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आगे हो, तुम्हारे पांव जमीन पर नहीं टिकते। लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं। इस दुनिया का अनुभव मुझे तुमसे अधिक है, इसलिए जो बात कहता हूं उसे गांठ बांध लो, नहीं तो पछताइएगा। मैं चला स्कूल, बस्ता उठाओ और आ जाओ।
नहीं तो मास्टर जी मुर्गा बनाएंगे। हाँ, बर्तन मांज के आना। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब तक प्राप्त होती। आज तो मुझे भोजन भी निस्वाद लग रहा था। जब पास हो जाने पर यह तिरस्कार है, तो फेल हो जाने पर तो शायद मेरे कुरान ही ले लिए जाते। ऊपर से भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा, उसने मुझे भयभीत कर दिया। खेलने कूदने का एक भी अवसर हाथ से जाने नहीं देता था मैं। स्कूल तो जाना पड़ेगा। अपने ऊपर जो आत्मविश्वास पैदा किया था, वह भी अब धीरे धीरे लुप्त हो गया और फिर से चोरों जैसा जीवन करने लगा। जैसे तैसे दिन गुजरे, हफ्ते बीते, महीने बीते और देखते देखते पूरा साल ही निकल गया और एक बार फिर से सालाना इम्तिहान आ गए। अब इस बार के सालाना इम्तिहान में नतीजे आए तो हम भी देख रहे थे। भाई साहब, अरे बाहर क्या कर रहे हैं? नतीजे आ गए। कहाँ? अरे कोई आदमी नहीं आया है, नतीजे आए हैं। आगे? हाँ चलो। तुम देखा ना मेरे की? आप नहीं चलोगे? नहीं, देखा ना। अरे चलो। अरे बोला। अरे मैं साथ चल रहा हूँ। देखो। पक्का? हे भगवान जी, इस बार मेहरबानी करना, पास करवा दे। इस बार सालाना इम्तिहानों के नतीजे देखे तो कुछ ऐसा संयोग हुआ। मैं फिर से पास हो गया। भाई साहब फेल। मैंने बहुत ज्यादा मेहनत नहीं की थी, पर पता नहीं कैसे पास हो गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने तो प्राणांतक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट कर गए थे, लेकिन बेचारे फेल हो गए। अब मुझे उन पर दया आती थी। नतीजे सुनाए गए तो भाई साहब रोने लगे। भाई साहब, अरे छोटू आ गया। छोटू में पास हो गया ना? बोलो छोटू में पास हो गया। पास हो गया मैं। भाई साहब रो रहे थे तो मैं भी रोने लग पड़ा। भाई साहब, आप हर साल फेल हो जाते हो। अरे छोटू, संभालो अपने आप को। भाई साहब, आप इस बार भी फेल हो गए। क्या करूं? कोशिश कर रहा हूं ना। हाँ भाई साहब, आप अगले साल फिर से अरे सुन तो लीजिए, आप अगले साल फिर से चुप। मेरे पास हो जाने से भाई साहब इतने दुखी ना थे। भाई साहब ज्यादा दुखी तो इस बात से थे कि मैं इस बार फिर से प्रथम आ गया था। खैर, अब विधि की बात को कौन टाल सकता है? जो तकदीर में लिखा है वो तो होना ही है। भाई साहब अब मेरे साथ खेलेंगे। अब मेरी बात सुनिए, आप हरदम पढ़ते रहते हैं ना, शायद इस वजह से आपको याद नहीं होता है। आप आज मेरे साथ खेलो, मैदान में खेलो, खुली हवा में सांस लो, फिर देखना आपका दिमाग कुछ भी याद करने के लिए एकदम तरोताजा हो जाएगा। आओ आओ कहते हैं। मुझे नहीं खेलना। अच्छा ये पकड़ो, कैच कैच खेलते हैं।
मैं नहीं अजय बॉल तो पकड़ो, अजय ये पकड़ो। बोला ना, नहीं खेलना मुझे। भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धैर्य से काम लिया। शायद वो खुद भी ये समझने लग गए थे कि मुझे डांटने का अधिकार अब उन्हें नहीं रहा, या रहा भी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी और मैं उनकी दी हुई डील का अनुचित लाभ उठाने लगा। अब तो मेरा सारा समय बस खेल कूद में बीतता। अब मुझे पतंग उड़ाने का एक नया शौक पैदा हो गया। अब तो सारा समय बस पतंगबाजी की ही बेट होता। अरे वाह 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 वाह, अरे देखो आज तो आसमान में लाल पीले हरे गुलाबी हर रंग के पतंग उड़ रहे हैं। बोलो बोलो, अरे गुड़िया तुम बोलो कौन सा पतंग काटूं आज? तो पीला वाला। देखो मेरी कलाकारी, मैं किस तरह से पतंग काटता हूँ। चली चली रे पतंग मेरी चली रे, चली चली रे पतंग मेरी चली रे, वो चली बादलों के पार होके डोर पे सवार सारी दुनिया ये देख देख चली रे, वो चली चली रे गैया। मैं भाई साहब का अदब करता था, इसलिए उनसे नजर बचाकर ही ये सब काम करता। ये कन्ने बांधना, मांझा देना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, ये आदि समस्याएं गुप्त रूप से हल की जाती। मैं भाई साहब को ये संदेह भी ना होने देना चाहता था कि मेरी नजर में उनका सम्मान और लिहाज कुछ कम हुआ है। एक दिन संध्या का समय मैं हॉस्टल से कुछ दूर एक कटा हुआ पतंग लूटता हुआ बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा। आंखें आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो मंद गति से झूमता हुआ अपने पतन की ओर चला रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने चली आ रही है। लड़कों का पूरा झुंड लगे जारदार बांस और घाटियां लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ा चला रहा था। किसी को भी अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। हर कोई मानो उसी पतंग के साथ उस आकाश में पिटकोले खा रहा हो जहां सब कुछ समतल है। न ट्रॉम, न मोटर कारें, न गाड़ियां। सहसा वहां दौड़ते दौड़ते भाई साहब के साथ मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद अभी बाजार से ही लौट रहे। मुझे देखते ही भाई साहब ने मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोल पड़े, इन बाजारी लोंडू के साथ देदे के कटोरे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और इस बात का भी लिहाज नहीं है कि आप नीची जमात में नहीं हो बल्कि 8वें दर्जे में आ गए हो। अरे आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल होना चाहिए। एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मडिरचियों को जानता हूं जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट और सुपरिंटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं पास वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं। और तुम उसी 8वें दर्जे में आकर पतंगबाजी कर रहे हो। मुझे तुम्हारी कमअक्ली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वह ज़हन किस काम का जो हमारे आत्म गौरव की हत्या कर डाले। अरे तुम तो अपने दिल में यही सोचते होंगे कि मैं तो भाई साहब से एक ही दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। आज तुम चाहे मेरी ही कक्षा में आ जाओ और प्रेक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह कल को तुम मेरे समकक्ष हो जाओगे और उसके 1 साल बाद शायद मुझसे आगे भी निकल जाओगे। लेकिन छोटू, तुझमें और मुझमें जो 5 साल का फर्क है ना, उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। इस दुनिया का और इस जिंदगी का जो मुझे अनुभव है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। उसके लिए चाहे तुम MA, DPhil ही क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा को ही देख लो, उन्होंने तो कोई दर्जा पास नहीं किया। दादा भी शायद 5वीं 6वीं के आगे नहीं गए, लेकिन उन्हें हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। वो इसलिए नहीं कि हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए उन्हें इस दुनिया का ज्ञान हम दोनों से अधिक है।
अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, आसमान में कितने नक्षत्र हैं, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, चाहे उन्हें इन चीजों का ज्ञान ना हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हम दोनों से अधिक है। देर ना करे, मैं अभी बीमार हो जाऊं, तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवाय तुम्हें कुछ न सूझेगा, लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा हो तो वो ना किसी को तार दे, ना घबराए, ना बदहवास हो। सबसे पहले मर्ज पहचान का इलाज करने की कोशिश करेंगे। अगर उसमें कामयाब ना हुए तो फिर किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चलेगा। दादा जो पैसे बेचते हैं उसे 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और उसके बाद पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं। नाश्ता पानी बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन छोटू, जितना पैसा हम दोनों खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ काटा है और अपने कुटुंब का पालन किया है। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, एमए है कि नहीं, और यहाँ के एमए नहीं है, कहाँ के हैं? ऑक्सफोर्ड। जोर से बोलो। ऑक्सफोर्ड के। हाँ, ऑक्सफोर्ड। 1000 महीना पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? हाँ, उनकी अम्मा। तो भाई साहब, यहाँ पर हेडमास्टर साहब की डिग्री किसी काम की नहीं रही। जब तक घर का कारोबार खुद करते थे तो कर्जदार रहते थे, खर्चा ही नहीं पूरा पड़ता था। लेकिन जब से उनकी अम्मा ने घर का प्रबंध अपने हाथों में लिया है, तब से मानो उनके घर में लक्ष्मी आ गई हो। तो तुम भी ये जरूर अपने दिल से निकाल डालो कि तुम अब मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। मेरे देखते तो तुम बेराना चलने पाओगे। अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी करूंगा। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर बनती हैं, लेकिन छोटू, मेरी इन बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई जरूर छिपी है। मैं भाई साहब की इस नई युक्ति से नतमस्तक हूँ। मेरे दिल में उनके लिए श्रद्धा उत्पन्न। मैंने सजन आंखों से कहा, आगे नहीं भाई साहब, आप जो कुछ भी कहते हैं सब कुछ सच है। आपको मुझे डांटने का, समझाने का पूरा अधिकार है। मैदान में जाऊं, खेलूं, कबड्डी, फुटबॉल, सब कुछ खेलने का मन करता है, पर क्या करूं? खुद बेरा चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं? संयोग से उसी समय हमारे ऊपर से कटा हुआ पतंग जा रहा था। भाई साहब, उसके ऊंचे तो थे ही, उन्होंने उछलकर वो डोर पकड़ ली। हॉस्टल की तरफ दौड़ पड़े। भाई साहब, अरे छोटू, मुझे तो मैं उड़ाऊंगा। अरे छोटू, अरे मुझे तो ना, मैं आपको अपनी कलाकारी दिखाऊंगा। अरे एक बार ये क्या करते हैं, मुझे तो अरे भाई साहब, मैं बात नहीं करूंगा। अरे लूट गया, चलिए ये लूटनी। चला